Hello student, I am Kanhaiya Kumar from Department of Mechanical Engineering. Now I am going to start a new subject for 4th semester Mechanical Department, that is Applied Thermodynamics. Okay. एक्चुअली इसके पहले हम आपको एक पेपर सिविल डिपार्टमेंट के लिए स्टार्ट किए थे जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नाम से था, दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना. Lot of topic are same for mechanical engineering subject and applied thermodynamics subject. हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो टॉपिक हम लोग को कवर करना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो सिविल डिपार्टमेंट का है और जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट 4th सेम का सिलेबस जो आपको सब्जेक्ट अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स है, ये दोनों का जो है ना बहुत सारा टॉपिक्स आपका कॉमन है ना, एक दूसरे से मैच करता है. तो कौन कौन से टॉपिक मैच करता है ये हम आपको डिस्कस किए थे उस समय भी, है ना, जब हम सिविल डिपार्टमेंट के लिए बता रहे थे. हम फिर से आपको एक बार डिस्कस कर देंगे, ठीक है. तो अभी हम आपको एक इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे देने जा रहे हैं. एक्चुअली इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में एडमिशंस लिए थे, है ना, उनका अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स का बहुत सारा टॉपिक्स कवर हो चुका है ना. ऑलमोस्ट 2 मॉड्यूल जो है, 2 चैप्टर जो है आपका लगभग कंप्लीट है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है. एक आध टॉपिक हो सकता है कि बचा हुआ होगा, ठीक है ना. तो हम देखते हैं जो बचा हुआ रहेगा उसको हम कवर करेंगे. और जो बच्चे लेट से एडमिशन लिए थे उनका अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट बचा हुआ है, उनका स्टार्ट नहीं हुआ था. तो हम आपको क्लास में बताए थे कि जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले थे दैट इज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, उसमें हम दोनों बच्चे को एक साथ कवर करने के लिए हम बात किए थे, है ना, कि यहाँ से जो है वो आइदर ओल्ड स्टूडेंट है जो पहले एडमिशन ले चुके हैं और न्यू स्टूडेंट है, दोनों को एक साथ हम क्या करेंगे, कवर करेंगे. यहाँ से कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा. बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पता है थर्मोडायनामिक्स का, है ना, तो वहां से हम लोग उसको अच्छे से कवर कर सकते थे. और उसके बाद जो है हम जो टॉपिक ऑलरेडी 2 टॉपिक जो कंप्लीट हो चुका है, 2 चैप्टर 2 मॉड्यूल जो आपका ओवर हो चुका है, जिसमें थर्मोडायनामिक साइकिल हम लोग देखे थे और वेपर साइकिल देखे थे, ठीक है ना. तो ये 2 टॉपिक जो है हम उसके बाद कवर करने वाले थे, ठीक है ना. अब यहाँ पे देखिए हमको क्या है ना, दोनों बच्चे को कवर करना है. तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम आपको एक इंट्रोडक्शन क्लास अभी हम आपको दे रहे हैं जिसमें हम ये बताएंगे कि क्या क्या हम लोग को यहाँ से पढ़ना है, चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है. और ये आपको ओल्ड और न्यू स्टूडेंट्स दोनों देखेंगे, है ना. और फिर हम जो है वही जो हम बात किए थे आपको ऑफलाइन क्लास में कि नेक्स्ट टॉपिक हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर स्टार्ट करेंगे, तो फिर हम वहां से उसको कंटिन्यू करेंगे जो कि ओल्ड स्टूडेंट और न्यू स्टूडेंट दोनों के लिए होगा, है ना. आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. हम आपको इंश्योर करते हैं कि अगर आपका बेसिक थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से हम लोग को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा. थर्मोडायनामिक साइकिल का बहुत ज्यादा यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जहां पे हम आपको रिलेट भी कर देंगे, ठीक है ना. तो ये हम इसलिए बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स मान लिया कि 4th सेम मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हैं, तो वो अगर ऐसा देखेंगे कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से स्टार्ट हो रहा है तो ये सिर्फ ओल्ड स्टूडेंट के लिए था, ये न्यू स्टूडेंट के लिए नहीं था, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं समझना है. ये सारे स्टूडेंट देखेंगे और जो 2 टॉपिक कवर हो चुका है उसको हम बाद में आपका, है ना, वीडियो बना के हम वहां पे आपको अपलोड करेंगे, ठीक है. तो ये आप ध्यान में रखिएगा. चलिए आइए देखिए यहाँ पे हम लोग इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है. सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि जो आपका सिलेबस में दिया गया है मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, हम यहाँ पे जो है हम इस वे में यहाँ पे हम आपको बताएंगे जिस ऑर्डर में हम यहाँ पे कवर करेंगे. जैसे मान लिया जाए कि हम पहले थर्मोडायनामिक्स साइकिल को कवर करेंगे जो कि आपका मॉड्यूल 3 या जो भी हो, है ना, तो हम इसको मॉड्यूल 1 में यहाँ बात करेंगे. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे पहले उसको कवर करेंगे, ठीक है. तो जिस ऑर्डर में हम यहाँ पे वीडियो को कवर करेंगे
उसी ऑर्डर में हम आपको यहाँ पे सिलेबस को मेंशन करेंगे। आपका सिलेबस का ऑर्डर जो भी है ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम इसलिए कर रहे हैं कि जो टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो टॉपिक थर्मोडायनामिक्स, बेसिक थर्मोडायनामिक्स से ज्यादा रिलेटेड है ना, उसको हम पहले कवर करेंगे और फिर जो है ना और जो टॉपिक्स है उसको हम बाद में है ना लास्ट में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स में, है ना, सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स में, दैट इज, सबसे पहला मॉड्यूल बोले या चैप्टर बोले, ठीक है ना। हम यहाँ पे चैप्टर 1, 2, 3 के नाम से हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज थर्मोडायनामिक साइकिल, दैट इज थर्मोडायनामिक साइकिल, ठीक है ना। अब देखिए थर्मोडायनामिक साइकिल में सबसे पहले जो हम आपको डिस्कस करेंगे दैट इज एयर स्टैंडर्ड, एयर स्टैंडर्ड, है ना, एयर स्टैंडर्ड ऑटो डीजल एंड ड्यूअल साइकिल, एंड ड्यूअल साइकिल, है ना। सबसे पहला टॉपिक हम आपको डिस्कस करेंगे। थर्मोडायनामिक साइकिल का जो आपका सेकेंड टॉपिक्स होगा, है ना, जो हम आप लोग को डिस्कस करेंगे दैट इज ब्रेटॉन साइकिल, दैट इज ब्रेटॉन साइकिल, है ना। और ब्रेटॉन साइकिल में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे, तो ब्रेटॉन साइकिल में हम लोग स्टडी करेंगे, है ना, ब्रेटॉन साइकिल में हम लोग पढ़ेंगे एक तो सिंपल ब्रेटॉन साइकिल क्या होता है ना, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम इसके में स्टडी करेंगे, आपको हम बताएंगे आपको रीहीट के बारे में, जो आपको टॉपिक में मेंशन है, रीजनरेशन के बारे में हम बात करेंगे, रीजनरेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें हम आपको इंटरकूलिंग के बारे में बात करेंगे, है ना। ये सारा टॉपिक जो है हम आपको ब्रेटॉन साइकिल में डिस्कस करेंगे, क्लियर है ना। इसके अलावे जो हम देखेंगे थर्मोडायनामिक साइकिल में, वो आपका और भी टॉपिक है। एक टॉपिक आपको पढ़ना है ना, वेपर रेफ्रिजरेशन, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। तो एक टॉपिक आपका जो कवर करना है दैट इज वेपर कंप्रेशन, कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है ना। तो एक टॉपिक ये भी आपको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक टॉपिक्स और आपको दे दिया है रेफ्रिजरेंट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में। एक्चुअली वो आरएससी का टॉपिक्स है, लेकिन आपको यहाँ पे टॉपिक्स जो है सिलेबस में मेंशन किया है, तो हम इसको आपको कवर करेंगे, है ना। ये आपको दे दिया है रेफ्रिजरेंट्स, रेफ्रिजरेंट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एंड इट्स प्रॉपर्टीज, है ना। तो ये आपको जनरली आरएससी में पढ़ना होता है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में, लेकिन यहाँ पे आपको मेंशन किया है तो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक साइकिल में, ठीक है ना। सिमिलरली जो चैप्टर नंबर 2 होगा मेरा, है ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे वेपर पावर साइकिल, वेपर पावर साइकिल, ठीक है ना। वेपर पावर साइकिल में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे जी, तो सबसे पहले हम आपको इसमें डिस्कस करेंगे रैंकाइन साइकिल के बारे में। रैंकाइन साइकिल हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। रैंकाइन साइकिल में यहां भी आपको रीहीट एंड रीजनरेशन पढ़ना होगा, रीहीट एंड रीजेनरेशन यहां भी पढ़ना होगा, क्लियर है ना। और हम लोग क्या यहां पे डिस्कस करेंगे, तो यहां पे आपको एक्सर्जी एनालिसिस के बारे में भी जानना है। तो एक टॉपिक आपको पढ़ना है एक्सर्जी, है ना, एनालिसिस, चेंज इन, है ना, एक्सर्जी क्या होता है, ये सारा पॉइंट आपको देखना है।
नेक्स्ट टॉपिक एक और आप इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे वेपर पावर साइकिल में, ठीक है ना, उसमें हम आपको देखेंगे कि जो वेपर पावर साइकिल होता है, ठीक है ना, उसमें कभी कभी जो है सुपर क्रिटिकल वेपर साइकिल के बारे में डिस्कस करना होता है, ठीक है ना, या फिर अल्ट्रा सुपर, है ना, रैंकाइन साइकिल के बारे में बात करना होता है। तो कहने का मतलब है कि एक टॉपिक आपको कभी कभी इसमें डिस्कस करने के लिए दे देता है, दैट इज सुपर क्रिटिकल, है ना, रैंकाइन साइकिल। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक टॉपिक और आप लोग को पढ़ना है, सुपर क्रिटिकल रैंकाइन साइकिल, ठीक है ना। तो ये सारा पॉइंट जो है हम आपको कवर करेंगे इन चैप्टर नंबर 2 मॉड्यूल नंबर 2 में, ठीक है ना, जो आपका क्या है वेपर पावर साइकिल में कवर करना है। क्लियर है। अब जो है आइए हम लोग नेक्स्ट की अगर हम बात करें, है ना, नेक्स्ट चैप्टर का जो हम आपको बात करें, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 3 होगा, जो चैप्टर नंबर या मॉड्यूल नंबर 3 जो हम लोग बात करेंगे, है ना, चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में ज्यादा नहीं आप लोग को पढ़ने के लिए दिया है। ऐसे तो कंप्रेसर एक बहुत लेंदी टॉपिक्स होता है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्रेसर की बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं दिया है ना, आपको जो है बस रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है ना। से कंप्रेसर बहुत तरह के होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हो गया, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हो गया, रोटरी कंप्रेसर हो गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है टाइप्स ऑफ कंप्रेसर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आपको जो पढ़ना है ओनली एंड ओनली रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में वी विल डिस्कस अबाउट द रेसिप्रोकेटिंग चैप्टर कंप्रेसर। देखिए यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है ना, वो हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे, यहाँ पे स्टेजिंग, सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बात करेंगे मल्टी स्टेजिंग का, मतलब कि सिंपल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर तो हम लोग देखेंगे ही, इसके बाद यहाँ पे हमको क्या बताएंगे, मल्टी स्टेज कंप्रेसर, मल्टी स्टेज, है ना, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं आपको। इसके अलावे जो हम यहाँ पे देखेंगे, है ना, वो आपको पढ़ना है प्रेशर रेशियो के बारे में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेशर रेशियो। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को पढ़ना है इसमें प्रेशर रेशियो के बारे में, ठीक है ना। सिमिलरली नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पे देखेंगे इन नेक्स्ट में, दैट इज इंटरकूलिंग, इंटरकूलिंग, ये भी एक टॉपिक आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 में। आइए अगर हम बात करें चैप्टर 4 का, तो चैप्टर 4 में जो आपको पढ़ना है दैट इज स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। स्टीम टरबाइन भी बहुत लेंदी टॉपिक्स है, लेकिन आपको जो सिलेबस में मेंशन किया है वो मात्र 2 टॉपिक आपको मेंशन किया है, ओनली 2 टॉपिक्स आर मेंशन ओवर देयर इन द अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स सिलेबस, दैट इज वेलोसिटी एंड प्रेशर कंपाउंडिंग, वेलोसिटी एंड प्रेशर कंपाउंडिंग। बट out of that we have to study types of turbines, velocity diagram of turbines, then we can understand easily steam turbines, okay। तो कहने का मतलब है कि आपको वेलोसिटी और प्रेशर कंपाउंडिंग से यहाँ पे आप यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टूड द स्टीम टरबाइन, वहां से आप नहीं समझ पाएंगे क्लियर। At least you have to learn velocity diagram and types of turbine, okay।
एक्चुअली सिलेबस में सारा चीज आपको कुछ है ना ऑर्डर में मेंशन नहीं करता है, कभी कभी इससे प्रॉब्लम्स होता है। मान लिया कोई बीच का टॉपिक आपको मेंशन कर दिया, बट वी हैव टू नो द इनिशियल टॉपिक्स ऑफ दैट सब टॉपिक्स। तो कहने का मतलब है बीच का टॉपिक लिखने से काम नहीं चल जाएगा ना, डायरेक्ट हम लोग बीच के टॉपिक में नहीं जा सकते, जो स्टार्टिंग का टॉपिक है हम लोग को देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब मेरा हुआ कि आपको जो सिलेबस में मेंशन है दैट इज ओनली वेलोसिटी एंड प्रेशर कंपाउंडिंग, बट बिफोर दैट वी हैव टू स्टडी एटलीस्ट टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ टरबाइन एंड सेकेंड वन इज वेलोसिटी डायग्राम ऑफ स्टीम टरबाइन्स। ओके, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टीम टरबाइन। और देन वी विल डिस्कस वेलोसिटी डायग्राम ऑफ स्टीम टरबाइन, velocity diagram of a steam turbine, and then after that we will go for next topic that is known as velocity and that is known as velocity and pressure compounding. Clear? Now we will go for chapter 5th, है ना। 5th नंबर चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे that is known as कंप्रेसिबल फ्लो। आपको है ना, जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे थे तो वहां पे हम आपको डिस्कस किए थे, जब टाइप्स ऑफ फ्लो हम आपको बता रहे थे, देयर इज कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। ओके, नाउ हियर वी हैव टू स्टडी अबाउट द कंप्रेसिबल फ्लो। हम लोग को कंप्रेसिबल फ्लो के बारे में पढ़ना है। व्हाट इट मीन्स बाय कंप्रेसिबल फ्लो एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो? I have already discussed in subject of fluid mechanics. If density is constant, then that types of flow is known as incompressible flow. If density is not constant, that is compressible flow. Okay, so here we have to study about the compressible flow. Clear? In compressible flow, first of all we have to know about the idea of a stagnation. We have to know the idea about the stagnation, है ना। This topic, this point is little will also discussed in the fluid mechanics. I have already discussed in fluid mechanics, है ना, but here we have to also study that is stagnation. Next point that we have to see in this topic compressible flow is known as isentropic flow in nozzle and diffuser. Okay, so this is isentropic flow. through nozzle and diffuser. Clear? Then we have to study next topic in compressible flow, that is efficiency of nozzle and diffuser. Okay, so this is the point, है ना, that we will discuss in compressible flow. One more chapter is over there, that is introduction of solid, liquid and
गैसियस फ्यूल। ओके, तो एक चैप्टर और हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है ना, उस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स, है ना। तो हम यहाँ पे आपको डिस्कस करने का कोशिश करते हैं, कुछ टॉपिक यहाँ कुछ पॉइंट हम यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे और कुछ पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है ना, तो यहाँ पे हम आपको डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। तो एक साथ आपका हो जाएगा। आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक 6 नंबर मॉड्यूल्स या सब्जेक्ट चैप्टर में जो आपको देखना है, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड gaseous fuels. Okay, in this chapter, in this module, first of all we will discuss stoichiometry. This is the air fuel ratio, है ना। We will discuss these topics. Next topics that we have to study in introduction of solid, liquid and gaseous fuels, that is analysis of exhaust gases. Okay, that is analysis of exhaust gases. Clear? Next topic that we have to study in these topics is known as first law analysis of combustion reaction. Okay, this is actually है क्या कि combustion reactions में एक हम लोग स्टडी करते हैं थ्रू द फर्स्ट लॉ के थ्रू, है ना। तो उसको हम लोग देखेंगे डिस्कस में, दैट इज नोन एज फर्स्ट लॉ, that is known as first law analysis of combustion reaction, clear? Some topics also we will study in this module, है ना, that is, है ना। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक्स हम लोग इसमें देखेंगे, है ना, वो टॉपिक आपका एक होता है कैलकुलेशन ऑफ हीट बाय द इंथाल्पी। ठीक है, कहीं कहीं इंथाल्पी मेथड लिखता है, कहीं कहीं इंथाल्पी कॉन्सेप्ट लिखता है, बाय द इंथाल्पी कॉन्सेप्ट, कहीं कहीं आपको बाय द इंथाल्पी टेबल भी लिखता है। क्लियर है ना। तो ठीक है, तो एक्चुअली हम आपको 3 टॉपिक यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल्स में देखना है, दैट इज अ कैलकुलेशन ऑफ हीट बाय इंथाल्पी मेथड, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे आपको डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि स्पेस इधर है नहीं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप इसके नीचे लिख लीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ हीट बाय इंथाल्पी मेथड। क्लियर है ना, बाय इंथाल्पी मेथड। कहीं कहीं मेथड लिखता है, कहीं टेबल्स लिखता है, तो आप सिंपल लिखिए बाय इंथाल्पी, है ना। एक टॉपिक और हम लोग इसमें देखेंगे, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, दैट इज केमिकल equilibrium and equilibrium composition, okay. So these are the topics which we will discuss in this subject, applied thermodynamics. Okay,
तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट हम आपको डिस्कस कर रहे थे थोड़ा सा, ठीक है ना, जिसमें कि हम सारे टॉपिक को हम फिर से आपको बात कर रहे हैं कि हम आपको उस वे में रिप्रेजेंट किए हैं जिस वे में या फिर जिस ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आपका जो सिलेबस में दिया हुआ है सबसे पहले वो इस पार्ट को लिखता है जो कि थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन चूंकि थ्योरेटिकल है ना, तो इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, थर्मोडायनामिक साइकिल से, है ना। वो इसलिए कि हम लोग बेसिक थर्मोडायनामिक्स थर्ड सेम में पढ़ चुके हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स। तो क्या है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट का ही यहाँ पे हमको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट्स है, बहुत ज्यादा आपको थ्योरी को यहाँ पे फेस करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको लास्ट में देखेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से और कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, ये हम आपको इंश्योर करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले एयर स्टैंडर्ड साइकिल, जिसमें डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। ऑटो साइकिल को हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, है ना, डीजल साइकिल को कांस्टेंट प्रेशर साइकिल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो हम लोग देखेंगे वन बाय वन, इसमें हम आपको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फिर ब्रेटॉन साइकिल है, ब्रेटॉन साइकिल में जो है ना, हम डिटेल्स में बात करेंगे, जिसमें मेन जो हम लोग को पढ़ना होता है रीहीट, रीजनरेशन, इंटरकूलिंग, ठीक है। फिर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, हम बार बार आपको बात कर रहे हैं कि ये टॉपिक कहीं ना कहीं आरएससी का है ना, रेफ्रिजरेशन साइकिल, लेकिन यहाँ पे आपको दे दिया है स्टडी करने के लिए, तो हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। फिर आपको क्या है, रेफ्रिजरेंट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, है ना, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये भी आरएससी का ही टॉपिक्स है ना, जिसकी हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। आइए यहाँ पे है वेपर पावर साइकिल, ठीक है। इसमें रैंकाइन साइकिल मेनली हमको पढ़ना है, एक एनर्जी एनालिसिस के बारे में हमको पढ़ना है थोड़ा सा, और सुपर क्रिटिकल रैंकाइन साइकिल, कभी कभी अल्ट्रा, है ना, सुपर क्रिटिकल के बात भी करता है। तो ये सारा टॉपिक हम लोग देखेंगे इस पॉइंट में। हम आपको बता दें कि दिस टू टॉपिक्स ऑलरेडी आई हैव कवर्ड इन ऑफलाइन क्लास, है ना। सो नाउ इन ऑनलाइन क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, है ना। हम यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको, हम यहां से स्टार्ट करेंगे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से, है ना, और ये दो टॉपिक को हम आपको लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, इसमें भी आपको पहले डिस्कस कर दिए कि हम लोग को बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, वो स्पेसिफाई कर दिया है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में, तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसी में मल्टी स्टेज हम लोग देखेंगे, प्रेशर रेशियो देखेंगे और इंटरकूलिंग देखेंगे। तो दिस थ्री टॉपिक्स वी विल स्टडी इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, क्लियर। नाउ देन वी विल गो फॉर स्टीम टरबाइन, है ना। ये भी एक लेंथी टॉपिक्स है, लेकिन यहां भी स्पेसिफाई कर दिया गया है आपको, ठीक है ना। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स क्या है ना कि अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स का नाम दिया है, अगर वो मेंशन नहीं करेगा तो अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स का बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत ज्यादा रेंज है इसका, क्लियर है। तो इसीलिए आपको क्या है ना कि हर एक जगह वो लिमिट कर दिया है कि अगर आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर पढ़ना है तो सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग आपको पढ़ना है, अगर आपका स्टीम टरबाइन पढ़ना है तो आपका वहां पे मेंशन कर दिया है कि सिर्फ वेलोसिटी एंड प्रेशर कंपाउंडिंग पढ़ना है। लेकिन हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि यहां से हम लोग को, है ना, थोड़ा सा अच्छे समझ में नहीं आएगा, वी विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि स्टीम टरबाइन क्या होता है, टाइप्स ऑफ टरबाइन क्या होता है और वेलोसिटी डायग्राम क्या होता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट इज कंप्रेसिबल फ्लो। हम आपको बता चुके हैं कि हम लोग दो तरह से फ्लो पढ़ते हैं, कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल, क्लियर है। यहां पे हम लोग किसकी बात करेंगे, कंप्रेसिबल फ्लो का, मतलब यहां पे डेंसिटी चेंज होगा फ्लूइड का और तब उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, कंप्रेसिबल फ्लो। चलिए आइए, इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्टैग्नेशन के बारे में हम बताएंगे। आपको फ्लूइड में भी थोड़ा सा डिस्कस किए थे कि एट व्हिच पॉइंट वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो, जिस पॉइंट पे आके काइनेटिक में एनर्जी मेरा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है प्रेशर एनर्जी में, वहां पे उसको हम बात करते हैं क्या, स्टैग्नेशन पॉइंट, ठीक है ना। तो यहां भी हम डिटेल्स देखेंगे इस पॉइंट को, क्लियर है। चलिए आइए, उसी तरह से हम लोग आइसेंट्रोपिक फ्लो देखेंगे थ्रू द नोजल एंड डिफ्यूजर, क्लियर। देखिए जनरली हम लोग जब बात कर रहे थे इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का, तो वहां पे जनरली नोजल का मतलब समझते थे कन्वर्जिंग डक्ट, मतलब कन्वर्जिंग क्रॉस सेक्शन, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पे हम आएंगे तो देखेंगे
कि जो मेरा नोजल है वो कन्वर्जिंग भी हो सकता है कंप्रेसिबल के लिए। अगर इनकम्प्रेसिबल के लिए बोलेंगे तो हमेशा कन्वर्जिंग ही होगा, लेकिन कंप्रेसिबल के लिए हम बात करेंगे तो कन्वर्जिंग भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है, डाइवर्जिंग भी हो सकता है। दैट विल बी डिपेंड्स ऑन द मैक नंबर। क्लियर है ना? तो यहां पे आपको मैक नंबर के बारे में भी जानना होगा कि मैक नंबर क्या होता है, देन हम लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट इफिशियंसी देखेंगे नोजल एंड डिफ्यूजर का, एंड लास्ट मॉड्यूल दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, दिस इज अ थ्योरेटिकल पार्ट है ना, बट वी हैव टू स्टडी। हम लोग इसको पढ़ेंगे यहाँ पे भी। तो इसमें सबसे पहले स्टोइकोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे, दिस इज द एयर फ्यूल रेशियो, एंड देन फॉर एनालिसिस ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, एंड देन फॉर नेक्स्ट लॉ है ना, फर्स्ट लॉ एनालिसिस ऑफ कंबशन रिएक्शंस। ये सारा पॉइंट हम लोग देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ हीट बाय एंथैल्पी, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कंपोजिशंस, दैट टॉपिक्स है ना, दिस ऑल टॉपिक्स वी विल स्टडी इन अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ये टॉपिक्स है जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए हम एक बात थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देना चाहते हैं कि ये जो हम आपको सिलेबस रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें और भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। जैसे हम बताएं ना आपको कि जब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंप्रेसिबल फ्लो, तो यहाँ पे हम लोग मैक नंबर के बारे में जानेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो कहने का मतलब है सोनिक वेलोसिटी, सब सोनिक वेलोसिटी, सुपरसोनिक वेलोसिटी, सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लेकिन वो चीज को हम यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, क्योंकि अगर उतना मेंशन करने जाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो जो मेन टॉपिक्स है वो हम आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। एक्चुअली हम इसलिए बता रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट जैसे सिविल डिपार्टमेंट में मैंने दिया था तो वहाँ पे कंफ्यूजन था कि सर कुछ टॉपिक्स जो है आप छोड़ दिए हैं। मैंने छोड़ा नहीं है, हम जो मेन टॉपिक है उसको हम डिस्कस किए हैं आपको यहाँ पे। बाकी जो कुछ टॉपिक्स है उसको जब हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में तो वहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है ना? वो हमेशा रहता है, वो हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, जो आपके सिलेबस में वो सारा यहाँ पे कवर होगा। और इसके बाद हम एक पॉइंट और हम आपको डिस्कस करना चाह रहे हैं। हम बार बार इस चीज को बोल रहे हैं कि गेट का जो सिलेबस है और आपका जो सेमेस्टर का जो सिलेबस है दोनों में डिफरेंट है, दोनों का पैटर्न अलग होता है। आप गेट की वीडियो से सिलेबस जो है वो तो मिल तो जाएगा कि वहां भी पढ़ना है वो टॉपिक, यहाँ भी पढ़ना है वो टॉपिक, लेकिन दोनों का अप्रोच डिफरेंट होगा। वहां पे डेरिवेशंस नहीं कराए जाते हैं। गेट्स में गेट की जो क्लासेस होती है वहां पे डेरिवेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डायरेक्ट रिलेशन से है ना, फॉर्मूला से आपको जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं 30% क्वेश्चन जो आप देखिएगा डेरिवेशन से रहता है, और न्यूमेरिकल्स जो कन्वेंशनल टाइप का न्यूमेरिकल्स है वो आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा क्या है ना कि इसका पैटर्न अलग है और इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। गेट की प्रिपरेशन आपको हो जाएगी अगर आपको सब्जेक्ट पे कंट्रोल है, आप सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ चुके हैं तो ऑटोमेटिक आपका वहां पे प्रिपरेशन हो जाएगा। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस्ड ऑन द सेमेस्टर सिलेबस, है ना। जिस तरह हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी बच्चा का 11-12 अच्छे से कवर है तो आईटी जेईई वगैरह में अच्छे से स्कोर कर ले सकता है, उसी तरह आप समझें कि यहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से कवर कर लेते हैं तो वहाँ पे आप बहुत इजी परफॉर्म कर सकते हैं, आइदर हो गेट हो, ईएस हो, पीएसयू हो, एसएससी जेईई हो। ठीक है ना? तो मेरा कहना है सिंपल कि पहले आप सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें, सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को एंजॉय करें, उसको अच्छे से कवर करें, देन वी विल गो फॉर एनी टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, थैंक यू।